Hello, dear student. I welcome to all of you on behalf of Rasa International School. In this video, we are going to discuss the short question answers of poem number 1, that is Dust of Snow. It is from English First Flight book of class 10th, composed by Robert Frost. So, students, let's start the poem. For the short question and answer, you have to open your literature companion English language and literature book and open your page number 128. The very first short question is, as you know, we have studied in previous video about the literary devices. Now we are going to start from textual short question answers. What is dust of snow? What does the poet say has changed his mood? How has the poet's mood changed? अब यहाँ पे आपसे 3 क्वेश्चंस किए गए हैं. सबसे पहले तो आपको बताना है डस्ट ऑफ स्नो क्या है. फिर आपको बताना है कि चेंज्ड हिज मूड जो आपने पोइट ने बोला है उसका मतलब क्या है, और पोइट का जो मूड है वो कैसे चेंज हुआ. ओके स्टूडेंट्स, अ डस्ट ऑफ स्नो रिफर्स टू स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो. बर्फ़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स, उनको डस्ट बोला गया है, डस्ट ऑफ स्नो बोला गया है. दीज पार्टिकल्स लुक लाइक वाइट डस्ट और कॉटन. वाइट डस्ट यानी सफ़ेद धूल या कॉटन की तरह दिखते हैं. द फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट्स हेड हैज़ चेंज्ड हिज मूड. यानी इन पार्टिकल्स का पोइट के हेड पर, सिर पर गिरना, इसकी वजह से उसका मूड चेंज हो जाता है. द पोइट हैड बीन इन अ डिप्रेस्ड मूड इन द अर्लियर पार्ट ऑफ द डे. और वो इससे पहले दिन के मतलब जब उसके सिर पर बर्फ़ गिरती है, डस्ट ऑफ स्नो गिरती है, उससे पहले वो डिप्रेस मूड में था. आफ्टर द फॉलिंग ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स हिज मूड चेंज फॉर द बेटर. और उसका मूड चेंज हो जाता है फॉर द बेटर, यानी अच्छा मूड हो जाता है. द रेस्ट ऑफ द डे इज़ सेव्ड फॉर हिम. तो उसका बचा हुआ दिन है वो उसका अच्छा निकल जाता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो इसके कंपोज़र हैं, पोएम के जो पोएट हैं, वो इस पोएम में नेचर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं. फ्रॉस्ट इज़ नोन एज अ पोएट ऑफ नेचर. फ्रॉस्ट वैसे भी नेचर पोइट की तरह जाने जाते हैं. ही डज नॉट ग्लोरीफाई नेचर इन हिज पोइम्स एज वर्ड्सवर्थ डज. एक पोइट और हैं जिनका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ. वो अपनी पोइम्स में नेचर को ग्लोरीफाई करते हैं. ग्लोरीफाई का मतलब उसके बारे में बड़ा चढ़ाकर उसकी सुंदरता के बारे में बोलते हैं, ब्यूटीफाई करते हैं. ही टेक्स एन ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ नेचर. ऑब्जेक्टिव व्यू लेते हैं, लाइक कैसे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स लेते हैं. यानी जो नेचर है वो इस तरह से हमारे लिए एडवांटेजियस है और इस तरह से डिसएडवांटेजियस है. ओके स्टूडेंट्स, इन दिस पोएम, इस पोएम में फ्रॉस्ट प्रेजेंट अ पॉजिटिव व्यू ऑफ नेचर. इस पोएम में फ्रॉस्ट ने पॉजिटिव व्यू लिया है नेचर का. द पोइट वॉज इन डिप्रेस्ड मूड. जो पोइट था वो डिप्रेस्ड मूड में था. द डे वॉज अनप्लीजेंट फॉर हिम. जो दिन था उसके लिए खुशी वाला दिन नहीं था, दुखी वाला दिन था. बट वैन अ क्रो शुक डाउन अ डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम. जब एक कॉय ने उसके सिर पर डस्ट ऑफ स्नो गिराई, हिज मूड सडनली चेंज्ड फॉर द बेटर. और उसका मूड सडनली अच्छा हो गया. तो स्टूडेंट्स, ये था कि उन्होंने नेचर को किस तरह प्रेजेंट किया है अपनी पोइम्स में, अपनी इस पोइम में, सॉरी पोइम्स में नहीं, इस पोइम में, ओनली इन दिस पोइम. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द वर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोइम्स. आपको वो वर्ड्स बतानी है जो यूजुअली यानी ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं पोइम्स में. डू यू थिंक अ क्रो इज़ ऑफन मैंशनड इन पोइम्स. क्या आपको लगता है जो क्रो है उसको मतलब ज़्यादातर यूज़ किया जाता है पोइम्स में. What is often sorry, what image come to your mind when you think of a crow. और जब आप किसी कौए के बारे में सोचते हैं, यानी किसी नहीं, जब कौए के बारे में आप सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या चीज़ आती हैं. द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोइम्स दैट आर नाइटेंगल, स्काईलार्क, द स्वान, द कुकू, द पिकॉक एट्सेट्रा. यानी ये जो वर्ड्स हैं ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं पोइम्स में. अ क्रो इज़ रेयरली मैंशनड इन अ पोएम. जो कौआ होता है वो रेयरली मतलब मुश्किल से किसी भी पोएम में आपको देखने को मिलेगा. क्वाइट ऑफन अ क्रो इज़ कंसिडर्ड अ बर्ड ऑफ इल ओमेन. और जबकि कौए को कैसा, बुरा शगुन, अपशगुन का पक्षी माना जाता है. अपशगुन मतलब कौआ कहीं बैठ के चिल्ला रहा है तो लोग बोलेंगे अरे कुछ बुरा होने वाला है, तो उसको ऐसा माना जाता है. इट्स वॉइस इज़ ऑल्सो हार्श. इसकी आवाज़ भी कड़वी होती है.
एंड अनप्लीजेंट, है ना, अनप्लीजेंट होती है, सुहावनी नहीं होती, अच्छी नहीं होती। सो इट इज़ रेयरली एसोसिएटेड विद गुड थिंग्स, इसलिए अच्छी चीज़ों के साथ एसोसिएटेड नहीं होता, जुड़ा हुआ नहीं होता, इसको अच्छी चीज़ों के साथ नहीं ऐड किया जाता। इमेज ऑफ एविल और मिसफॉर्च्यून आर एसोसिएटेड विद अ क्रो, यानी जब भी आप क्रो के बारे में सोचेंगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा? एविल्स बुराइयाँ, मिसफॉर्च्यून दुर्भाग्य, ये दिमाग में आते हैं। द साइट ऑफ अ क्रो डज नॉट मूव और इंस्पायर अस, तो इसकी जो साइट है जिसको हम देखते हैं, कोई को जब भी हम देखते हैं तो हमें ये इंस्पायर नहीं करता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन, व्हाट इज़ अ हेमलॉक ट्री? हेमलॉक ट्री क्या होता है? वाई डज नॉट द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटिफुल ट्री सच एज मेपल और एन ओक और अ पाइन? तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसने अपनी पोएम में, अब अभी आपको बताया कि पॉजिटिव व्यू लिया है नेचर का। अगर पॉजिटिव व्यू लिया है तो हेमलॉक ट्री क्यों लिया? कुछ जो ब्यूटीफुल ट्रीज़ हैं लाइक पाइन ट्रीज़, ओक ट्रीज़, है ना, मेपल ट्रीज़, ये क्यों नहीं लिए हैं? तो चलिए, हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस प्लांट, जहरीला पेड़ होता है, विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स, इसमें बहुत छोटे छोटे सफ़ेद फ्लावर्स होते हैं। इट इज़ एसोसिएटेड विद मेलैंकोली और सॉरो। मेलैंकोली, मेलैंकोली और सॉरो का मतलब क्या होता है? मेलैंकोली का भी मतलब वही है, सैडनेस, और सॉरो, मेलैंकोली का मतलब क्या होता है? सैडनेस। क्या होता है? सैडनेस, है ना, सैडनेस और सॉरो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, इन दिस पोएम द पोएट डज नॉट नेम अ ब्यूटिफुल ट्री लाइक अ मेपल और एन ओक, तो इस पोएम में उसने ब्यूटिफुल ट्रीज लाइक मेपल, ओक, पाइन नहीं लिए हैं, बिकॉज हिज पर्पज इज टू डिस्क्राइब अ सॉरोफुल मूड, क्योंकि उसका पर्पज़ क्या था? एक दुख से भरा हुआ, मतलब जो दुखी मूड को उसको प्रेजेंट करना था। द पोइट इज़ अ मेलैंकोली मूड, पोइट कौन से मूड में है? दुखी मूड में है ना। एंड इट इज़ एप्टली, एप्टली का मतलब होता है स्टूडेंट, एप्टली को हम बोल सकते हैं, मैंने आपको पहले भी पोइम चैप्टर में पढ़ाया था, लंचो वाले में, है ना। एप्टली का मतलब होता है स्टूडेंट सूटेबली, इसको हम बोलते हैं सूटेबली, है ना। तो ये बिल्कुल सूटेबल है, कैसा है? सूटेबल है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं कैसा ये सूटेबल है ना। चलिए आगे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द क्रो एंड द हेमलॉक प्रेजेंट? जो क्रो और हेमलॉक ट्री हैं ये क्या प्रेजेंट करते हैं? जॉय और सॉरो, दुख या सुख। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर? और जो डस्ट ऑफ स्नो है वो क्या प्रेजेंट करती है? जो कॉइन ने ऊपर से गिराई है। द क्रो एंड द हेमलॉक प्रेजेंट सॉरो, जो क्रो है कौवा और जो हेमलॉक ट्री है वो सौर दुख को प्रेजेंट करते हैं। हेमलॉक इज़ अ पॉइजनस प्लांट, ये पॉइजनस प्लांट है, सो इट इज़ एसोसिएटेड विद मेलैंकोली और सौरो, यानी निराशा और दुख से एसोसिएटेड है। द क्रो इज़ ऑल्सो वर्ड ऑफ एलोमेन, और जो कौवा है वो भी अपशगुन का सिंबल है। इट डज़ नॉट इंस्पायर अस और मूव अस, है ना, ये हमें इंस्पायर नहीं करता, और मूव अस मतलब हमें दुखी से सुखी में कन्वर्ट नहीं करता। द डस्ट ऑफ स्नो दैट को शुक ऑफ अ हेमलॉक ट्री इज़ अ साइन ऑफ नेचर्स ब्लेसिंग्स, यानी प्रकृति के द्वारा दी गई ब्लेसिंग, उसका क्या है? सिंबल है। क्या? डस्ट ऑफ स्नो। द पोइट हैड बीन इन अ डिप्रेस्ड मूड, जो पोइट था वो डिप्रेस्ड मूड में था। बट वैन डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिज हेड, लेकिन जैसे ही उसके सिर पर डस्ट ऑफ स्नो गिरती है वो क्या हो जाता है? हैप्पी हो जाता है। वो कैसा हो जाता है? हैप्पी हो जाता है। तो ही वॉज सडनली ट्रांसफॉर्म, ऑल हिज सैरो एंड डिप्रेशन वॉज गॉन, तो अचानक से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बदल जाता है, और उसका सारा का सारा डिप्रेशन और सौरो दुख चला जाता है, गायब हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस? क्या आपके पास भी ऐसा समय आया है जब आपने डिप्रेस और होपलेस फील किया हो, है ना। हैव यू एक्सपीरियंसड अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज्ड योर मूड दैट डे? और क्या आपने भी कभी ऐसा सोचा है कि आपका भी एकदम से मूड चेंज हो गया हो, फिर से डिप्रेस में और एकदम खुश हो गए हो? एवरीबडी फील डिप्रेस्ड और होपलेस एट सर्टेन टाइम्स, एक निश्चित समय पर सब लोग कभी न कभी होपलेस और डिप्रेस फील करते हैं। इट इज़ क्वाइट नेचुरल, ये नेचुरल चीज़ है। हाउएवर, हालांकि दिस डिप्रेशन और होपलेसनेस
इज़ नॉट परमानेंट, क्योंकि परमानेंट नहीं है। रिलीफ ऑफन कम्स इन फॉर्म ऑफ गुड न्यूज़, और आराम, रिलीफ में तो होता है आराम, रिलीफ मीन्स क्या होता है, आराम। हमें आराम मिलता है किसी गुड न्यूज़ से। अ चीयरफुल फ्रेंड और सडन गुड लक, किसी चीयरफुल फ्रेंड से और किसी अच्छे कभी कभी अच्छे लक से भी। तो ये एक्सपीरियंस इन्होंने राइटर ने दिया है, आप इसको अपने साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं। आई पास थ्रू अ सिमिलर सिचुएशन अ फ्यू मंथ्स बैक, कुछ समय पहले मेरी भी ऐसी सिचुएशन थी। आई हैड बीन अपीयर्ड इन ICSE एग्जामिनेशन बट आई हैड नॉट डन वेरी वेल इन माई मैथ्स पेपर। मैंने ICSE का एग्ज़ाम दिया और मैथ्स के पेपर में मेरा अच्छा नहीं गया मैथ्स का पेपर। आई वॉज अफ्रेड दैट इट वुड फेल इन दिस सब्जेक्ट बाय स्मॉल मार्जिन, छोटे मार्जिन से मैं इस सब्जेक्ट में फेल हो जाऊंगा। दैट डे द डे ऑफ द रिजल्ट्स केम नियर, तो रिजल्ट वाला दिन आया। आई वॉज क्वाइट डिप्रेस्ड, मैं बहुत कैसा था, आई वॉज डिप्रेस्ड, आई वॉज इन वरी, है ना, मैं चिंता में था, है ना। आई वॉज टेंशन में था, एंड नर्वस और उदास था। ऑन द फेटफुल डे, फेटफुल का मीन्स होता है स्टूडेंट, फेटफुल डे का मीन्स होता है, जब भी फेटफुल डे बुरा ही लिया जाता है। फेटफुल डे मीन्स डिसीसिव डे, जिस दिन डिसीजन आना हो, डिसीजिव डे, जिस दिन डिसीजन आना हो। तो जिस दिन वो फैसला आना था, आई वॉज इन अ वेरी सैड मूड, मैं बहुत ही सैड था। इन आफ्टरनून माई फ्रेंड केम एंड टोल्ड मी दैट द रिजल्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड, रिजल्ट इज आउट एंड दैट आई हैड पास्ड, और आई वॉज पास्ड इन द एग्ज़ाम क्रेडिटली। क्रेडिटली का मतलब होता है स्टूडेंट कि आप मतलब बहुत अच्छी तरह से पास हुए हो। आई कुड नॉट बिलीव माई ईयर्स, यानी मुझे अपने ईयर्स पर विश्वास नहीं होता है। ऑल माई टेंशन वॉज गॉन, मेरी सारी की सारी टेंशन चली गई। एंड आई फेल्ट हैप्पी एंड चीयरफुल अगेन, और मैं फिर से खुश हो गया, चीयरफुल हो गया, है ना। हैप्पी एंड चीयरफुल का मतलब खुश हो जाना। तो यहाँ पे कुछ आपको एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी दिए गए हैं, आइए इनको भी पढ़ लेते हैं। व्हाट डज द पोइट विश टू कन्वे थ्रू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो पोएम से जो पोइट है वो क्या कन्वे करना चाहता है, क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ अ पोएम अबाउट द चेंज ऑफ मूड, ये चेंज ऑफ मूड के बारे में है। द पोइट विशेज टू कन्वे दैट वी शुड नेवर लूज होप, हमें कभी भी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। जॉयज एंड सॉरोज, स्माइल्स एंड टीयर्स गो हैंड इन हैंड और लाइफ, यानी जो हमारा जॉयज़ यानी खुशियाँ, सौरो दुख, स्माइल्स मुस्कान, टीयर्स आंसू, ये एक एक करके आते रहते हैं। इफ़ विंटर कम्स स्प्रिंग इज़ नॉट फार बिहाइंड, अगर सर्दियाँ आई हैं तो स्प्रिंग यानी वो स्प्रिंग भी ज़्यादा दूर नहीं है। सॉरो हैज़ कम, अगर दुख आया है, वी मस्ट नॉट फील डिप्रेस्ड, हमें डिप्रेस फील नहीं करना चाहिए। समथिंग विल हैपन विच विल टर्न आवर स्टेट ऑफ माइंड, कुछ ऐसा होगा जिससे हमारे माइंड की स्टेट है यानी सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगी। और मेलैंकोली और सॉरो, हमारा सैडनेस और जो दुख है, विल बी रिप्लेस्ड बाय जॉय एंड हैप्पीनेस, है ना। सुख से हमारा जो दुख है वो रिप्लेस हो जाएगा। समटाइम्स एन ऑर्डिनरी इवेंट कैन ब्रिंग अबाउट अ मेजर शिफ्ट इन आवर माइंड, और कभी कभी छोटा सा एक इवेंट हमारे माइंड में बड़ी सी शिफ्ट चेंज कर सकता है, यानी हमारे दुख को सुख में बदल सकता है। राइट द सब्सटेंस ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, सब्सटेंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स समरी, आपको समरी लिखनी है इसकी। समरी का मतलब आप इसकी एक छोटी सी स्टोरी बना के लिखिए। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो इज़ ए स्मॉल पोएम ऑफ 2 स्टेंजाज रिटन बाय फेमस अमेरिकन पोइट, एक फेमस अमेरिकन पोइट के द्वारा लिखी गई 2 स्टेंजाज में एक पोएम है, और पोइट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोएम इज़ फुल ऑफ होप एंड ऑप्टिमिज्म, आशा और ऑप्टिमिज्म का भी मतलब होता है होपफुलनेस, है ना, उम्मीद और उम्मीदवादी होना, आशावादी होना, इसके बारे में है ये पोएम। समटाइम्स ओमिनियस थिंग्स लाइक हेमलॉक ट्री और अ क्रो कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट और टू आवर हैप्पीनेस, और कई बार ऐसा होता है, ओमिनियस का मतलब होता है अनलकी, कई बार अनलकी थिंग्स जैसे कि क्रो और हेमलॉक ट्री भी हमें खुशी दे सकते हैं, हमें हमारी जो सैडनेस है उसे हैप्पीनेस में चेंज कर सकते हैं। दिस हैपन्स टू द पोइट वन डे, ये पोइट के साथ होता है व्हेन ही इज़ इन अ डिप्रेस मूड, जब वो एक डिप्रेस मूड में होता है। एज ही पासिस अंडर अ हेमलॉक ट्री, जब वो हेमलॉक ट्री से निकल रहा होता है। अ क्रो शेक्स डाउन अ डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम,
तो क्रो उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो डाल देता है, दिस चेंज हिज मूड एंड ही फील्स वेरी हैप्पी, और इससे उसका मूड चेंज हो जाता है और बहुत ही हैप्पी फील करता है। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन वॉट वेज डज द पोइट कन्वे द आइडिया ऑफ सॉरो इन हिज पोएम। तो जो सॉरो दुख का आइडिया है वो पोइट किस तरह से इन्फॉर्म करता है। द पोइट यूज क्रो एंड हेमलॉक, कौवा और हेमलॉक ट्री इनका यूज़ करता है ऑफन रिप्रेजेंट सॉरो, सॉरो को प्रेजेंट करने के लिए। द हेमलॉक इज अ पॉइजनस प्लांट सो इट इज एसोसिएटेड विद मेलंकोली और सॉरो, इट ब्रिंग्स अबाउट डिप्रेशन। द क्रो इज ऑल्सो अ बर्ड ऑफ इल ओमेन, इट डज नॉट इंस्पायर और मूव अस, रेदर इट रेपल्स अस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमें इंस्पायर नहीं करता है बल्कि रेबल्स करता है, हमें डाउन करता है, डिप्रेस्ड करता है। चलिए स्टूडेंट्स, तो इस तरह से उसने सॉरो को रिप्रेजेंट किया है किससे, हेमलॉक ट्री से और क्रो से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ द हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। अब यहाँ पर पूछा गया आपसे कि जो डस्ट ऑफ स्नो है जो क्रो ने हेमलॉक ट्री से डाली है उसको क्या मतलब है, उसको क्यों यूज़ किया गया है। द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ हेमलॉक ट्री इज अ साइन ऑफ नेचर्स ब्लेसिंग, ये नेचर की ब्लेसिंग का साइन है। द पोएट इज इन डिप्रेस्ड मूड बट व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिज हेड, जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरती है, ही सडनली ट्रांसफॉर्म, वो चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ऑल हिज सॉरो एंड डिप्रेशन हैज़ गॉन एंड ही बिकम्स हैप्पी, तो उसका दुख और डिप्रेशन चला जाता है और वो खुश हो जाता है। तो इसके लिए यूज़ किया गया है डस्ट ऑफ स्नो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज अ पोइट लुक अपॉन नेचर। नेचर के ऊपर कैसे पोइट देखता है, नेचर को कैसे देखता है ना। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ अ पोइट ऑफ नेचर, कि ये नेचर के ही पोइट हैं। ही इज़ अनलाइक विलियम वर्ड्सवर्थ, लेकिन ये विलियम वर्ड्सवर्थ से अनलाइक हैं, अलग हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ से अलग हैं। फ्रॉस्ट डज नॉट ग्लोरीफाई नेचर, ये नेचर को ग्लोरीफाई नहीं करते यानी ब्यूटीफाई नहीं करते। ही टेक्स एन ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ नेचर, वो उसका ऑब्जेक्टिव व्यू लेते हैं यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों व्यूज़ लेते हैं। ही डिस्क्राइब्स बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर, वो नेचर के दोनों एस्पेक्ट दिखाते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। हियर इन दिस पोएम ही प्रेजेंट्स अ पॉजिटिव व्यू ऑफ नेचर, हिज डिप्रेस्ड मूड चेंज इनटू हैप्पी वन सडनली व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिज हेड। तो इस तरह से वो नेचर को अपनी पोएम में प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट यूज द इमेज ऑफ द क्रो इन द पोएम, क्रो की इमेज को किस तरह यूज़ किया है, और उसने हाउ डू यू फील ऑन सीइंग क्रो इन रियल लाइफ, और रियल लाइफ में आप जब आप क्रो को देखते हैं आपको क्या फील होता है। अ क्रो इज़ रियरली मैंशन इन अ पोएम, पोइट्स राइट्स मोस्टली अबाउट नाइटिंगेल, अ स्काईलार्क, अ स्वान, अ कुकू, इन सब के बारे में लिखते हैं पोइट्स ज़्यादातर पोइम्स में। अ क्रो इज़ कंसिडर्ड अ बर्ड ऑफ एलोमेन, है ना, अपशगुन का पक्षी माना जाता है। इट्स वॉइस हार्श एंड अनप्लीजेंट, इसकी आवाज़ जो है बहुत ही तीखी होती है। इमेज ऑफ एविल ऑफ मिसफॉर्चून आर एसोसिएटेड विद क्रो, और जो मतलब बुराइयाँ और दुर्भाग्य की चीज़ें जो क्रो के साथ जुड़ी होती हैं। द साइट ऑफ क्रो डज नॉट मूव और इंस्पायर अस, जब हम को देखते हैं तो हमें इंस्पायर या मूव हैप्पी नहीं करता है। हियर इन द पोएम, इस पोएम में द क्रो इज़ अनएक्सपेक्टेडली एन एजेंट ऑफ द गुड, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, ऐसा मतलब अनुमान नहीं लगाया गया था, फिर भी इसमें जो एजेंट ऑफ गुड बन के आया है कौवा, मतलब अच्छा उसने मतलब इंस्पायर किया है, चेंज कर दिया सब कुछ। इट डज़ अ काइंड और गुड एक्ट, ये अच्छा काइंड और अच्छा एक्ट करता है, जिसकी वजह से ह्यूज चेंज इन द पोइट्स मूड, और जिसकी वजह से पोइट के मूड में बहुत बड़ा चेंज आता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चंस आर नॉट एसोसिएटेड विद दिस पोएम। जो नेक्स्ट दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, वो दोनों के दोनों आपके इस पोएम से नहीं है, वो दोनों के दोनों जो हैं वो आपकी अगली पोएम फायर एंड आइस से हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम वो इस चैप्टर में नहीं पढ़ने वाले हैं, तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन यहीं ख़त्म होते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टडिंग अबाउट द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। टिल देन, थैंक you very much. Thanks for watching the video. Love your parents and obey your parents.